दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का फिर से स्टडी विद अजय पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस समय वर्ग 2 से संबंधित क्लास और सूचनाएं आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वह है सामाजिक विषय वाले जो बच्चे हैं वर्ग 2 के, उनके लिए ये वीडियो है। प्राचीन इतिहास का गुप्त काल से संबंधित जो वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। गुप्त वंश का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सब हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। 35 से 40 प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे जो कि गुप्त काल से संबंधित होंगे, और आपके जो महत्वपूर्ण हैं वह सभी प्रश्न इसमें ले लिए गए हैं। तो आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आज के वन लाइनर प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। स्पेशली सामाजिक विषय का जो पेपर होने वाला है वर्ग 2 का, वह सभी बच्चे इसको ज़रूर देखें। ये परीक्षा में आपको बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं आज का अपना वीडियो गुप्त काल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं गुप्त काल से संबंधित प्रश्न। ये सारे प्रश्न क्या है, वन लाइनर के रूप में आप सभी को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, सबसे पहला प्रश्न है कि गुप्त जो राजवंश है, गुप्त काल की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर है श्रीगुप्त के द्वारा, यानी श्रीगुप्त जो थे उनके द्वारा गुप्त वंश है उसकी स्थापना की गई थी, गुप्त वंश की। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है गुप्त राजवंश का वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त वंश का देखिए वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक, वैसे अगर पूछा जाए कि स्थापना किसने की थी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। और अगर इसका वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक यहाँ पर पूछा जाए कि वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक कौन है, तो वास्तविक जो स्वतंत्र संस्थापक है वह हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है। थोड़ा सा अंतर है इसमें लेकिन प्रश्नों में, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर ही अपना अच्छे से पढ़ाई यहाँ पर करनी है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो गए हैं, स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने, और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त प्रथम किसके पुत्र थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि वास्तविक शासक थे गुप्त वंश के, उनके जो पिताजी थे उनके पिताजी का नाम था घटोत्कच के ये पुत्र थे। चंद्रगुप्त किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त घटोत्कच के पुत्र थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपाधि है वो है महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण की थी। ये देखिए, इस प्रश्नों को आप पूरे बहुत अच्छे से पढ़िए। 1-2 बार आप मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ते जाइएगा। वन लाइनर ग्रुप में प्रश्न है, आपको ये प्रश्न आसानी से आपको जिससे याद होते चले जाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 5वां, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ पर थी। गुप्त वंश की राजधानी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो गुप्त वंश की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी, तो गुप्त वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त राजवंश किसने प्रारंभ किया था, तो ये वही देखिए स्वतंत्र शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम, उसी ने ही गुप्त राजवंश को प्रारंभ किया था। गुप्त राजवंश का वैसे स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन स्वतंत्र संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को स्वतंत्र शासक के रूप में इसमें माना जाता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे 7वां प्रश्न। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप देखिए सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप 1-2 बार पढ़िएगा। वन लाइनर में है, आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। गुप्त काल में सबसे पहले जो चांदी के सिक्के थे, चांदी की जो मुद्राएं थी, उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के, चांदी की जो मुद्राएं थी वह किसने चलाई थी, तो वह चलाई थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही उन्हें चलाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त वंश की गद्दी पर कौन शासक जो है बैठा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा था, तो चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है कहाँ पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है
9वां प्रश्न, समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी समुद्रगुप्त के विषय में बारे में कहाँ से जानकारी आपको मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है वहाँ से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। और प्रशस्ति का जो अर्थ होता है वह होता है राजा की स्तुति। राजा जो लिखता है, राजा का जो लेख होता है उसके बारे में जो भी लिखा होता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ बता दिया गया है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी, किसने प्रयाग प्रशस्ति को बनाया था, लिखा था। तो इसमें था राज कवि हरिसेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिसेन कई बार पूछ लिया जाता है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखा हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है, को कौन सी शैली में लिखा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है चंपू शैली में लिखा गया है। आपने हिंदी में पहले पढ़ा होगा कि जो चंपू शैली होती है उस शैली में गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, यानी गद्य और पद्य को मिलाकर जो लिखी जाती है, जो काव्य लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। उसी चंपू शैली में ही इसलिए जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति इसको लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि चंपू शैली का अर्थ है गद्य और पद्य शैली, और इसमें संस्कृत भाषा का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में पूरा का पूरा लिखा गया है। कौन से शैली में लिखा गया है, तो चंपू शैली में लिखा गया है। किसका इतिहास ये बताता है, तो इसी समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जो है ये बताता है। सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको ये पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे, और जब आप परीक्षा में जाएंगे आपको बेहतर महसूस होगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। यदि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो संभवतः आपका प्रश्न इससे बन जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रश्न को रट लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न भी है। इसमें बताया गया है कि किसने बताया है, इतिहास का जो विसेंट स्मिथ थे उनके द्वारा किस पुस्तक में, उन्होंने जो किताब लिखी थी तो उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये ल्यूसेंट वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न अच्छे हैं और इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब पेपर अच्छा बनता है तो पेपर थोड़ा सा डीप पूछा जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था उन्हें, विसेंट स्मिथ ने उनको भारत का नेपोलियन कहा था। उन्होंने अपनी किस किताब में कहा था, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो उनकी बुक थी उसमें इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये ऊपर के 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति क्या होता है, राजा की स्तुति होती है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वह संस्कृत में है। प्रयाग प्रशस्ति को कौन सी शैली में लिखा गया है, तो प्रयाग जो प्रशस्ति है उसको चंपू शैली में लिखा गया है, यानी गद्य शैली और पद्य शैली का इसमें मिश्रण किया गया है। इसके बाद एक किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद इतिहास का जो विसेंट स्मिथ थे उन्होंने अपनी कौन सी बुक में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो भी यदि आपको नोट करने लायक लगता है तो आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है, देखिए यहाँ फिर से वही प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को किसने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी, तो विसेंट स्मिथ ने दी थी। इन्होंने ही बुक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसी में जैसा कि 12वां प्रश्न भी पढ़ा है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि समुद्रगुप्त से और चंद्रगुप्त प्रथम से गुप्त साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण शासक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। जब भी गुप्त काल के प्रश्न आएंगे इनसे संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। तो विसेंट स्मिथ ने ही उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, और जैसा कि 12वें प्रश्न में पढ़ा है कौन से बुक में कहा था, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इसके बाद किस गुप्त शासक के
समय पे किस गुप्त शासक के समय पे सर्वाधिक विस्तार हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो गुप्त साम्राज्य है जो उसकी सीमाएं हैं सबसे ज़्यादा फैली, सबसे ज़्यादा किस गुप्त शासक के समय पर फैली, तो किसके समय पर फैली, समुद्रगुप्त के समय पर। समुद्रगुप्त के समय पर सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये 14वां प्रश्न हो गया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, तो 15वां प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसको भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को भी आप एकदम से रट लीजिए कि किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल को। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा जाता है। स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या चीज़ है यहाँ पर, किस चीज़ के लिए कहा जाता है, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में, यानी इससे पहले जो भी राजवंश आए, जो भी साम्राज्य आए, उन लोगों ने कला और साहित्य में इतना योगदान नहीं दिया जितना ज़्यादा योगदान गुप्त काल का रहा। तो गुप्त काल में कला और साहित्य अपने सर्वोच्च स्तर पर रहा था, इसलिए ही गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा, और क्लासिकल जो है युग उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न से पहले यहाँ पर दिया गया है समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा। समुद्रगुप्त ने क्या किया है, समुद्रगुप्त ने कुछ मुद्राएं चलाई थीं। 6 प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त के समय पर चलाई जाती थी। अलग अलग शासक ने अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलाई थीं, जिसमें अलग अलग चिन्ह अंकित होते थे। उनके पृष्ठभाग पर, मुख भाग पर अलग अलग चिन्ह अंकित होते थे। तो ये जो स्वर्ण मुद्राएं जो कुछ हैं समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर सर बताया है मैंने। तो 6 प्रकार की, एक तो गरुड़ मुद्रा थी इनकी, गरुड़ प्रकार की मुद्रा, दूसरी धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा, तीसरी अश्वमेध प्रकार की, चौथी परशु प्रकार की, और 5वीं थी व्याघ्र हनन प्रकार की, और 6वीं थी बीड़ा, यानी सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो इस प्रकार की प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि किसने जो है 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, स्वर्ण मुद्राएं, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और मुद्राओं के प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 प्रकार की जो मुद्राएं हैं, गरुड़, धनुर्धारी, अश्वमेध, परशु, व्याघ्रहनन और बीड़ा, इस प्रकार से 6 मुद्राएं समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी, स्वर्ण मुद्राएं थी, उन्हें चलाया गया था। इसके बाद है किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बीड़ा, देखिए बीड़ा प्रकार के जो सिक्के थे उसी में ऐसे बताया गया था सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई। तो बीड़ा प्रकार के अभी हमने जस्ट पहले बताया था कि बीड़ा प्रकार के जो उन्हें स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, तो उसमें किसको दिखाया गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सभी प्रश्न मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें 35 से ही 40 प्रश्न सिर्फ रखे गए हैं, और वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पेपर देने जाएंगे आपको निश्चित रूप से यदि गुप्त काल से प्रश्न आएगा तो आपको प्रश्न 100% आपका बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न हम आप सभी के लिए और 1 लाइनर में लेकर आए हैं। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़ी आसानी से सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। ठीक है, तो 16वां प्रश्न हो गया, किस शासक को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, पृथिव्या प्रथम वीर किस गुप्त शासक की उपाधि थी, यानी देखिए तमाम उपाधियां और उनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। तो पृथिव्या प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई है, तो वह उपाधि भी जो है समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त को पृथ्वी के प्रथम वीर की उपाधि यहाँ पर दी गई है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद राजोज्जेता किस एकमात्र गुप्त शासक को कहा गया है, तो ये जो उपाधि है वह भी किसको दी गई है, तो वह भी समुद्रगुप्त को दी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर चर्चा कहते हैं समुद्रगुप्त को जो उपाधियाँ दी गई हैं, देखिए ऊपर दो प्रश्न हैं, ये उपाधियों से ही संबंधित हैं, और यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ लिखी हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। तो देखिए एक तो हो गई है भारत का नेपोलियन, जो कि कई बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर भी समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कविराज किसे कहा जाता है, तो कविराज जो कहा गया है वह भी समुद्रगुप्त को, क्योंकि यह गुप्त शासक था जो कविताएं भी लिखता था, लेखन भी करता था। ठीक है, इसके बाद पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि भी किसको दी गई थी, तो वह समुद्रगुप्त को दी गई थी। लिच्छवी दोहित्र की उपाधि भी इसको दी गई थी। चंद्र प्रकाश की उपाधि भी समुद्रगुप्त को दी गई थी। और इसके बाद धर्म प्राचीर बंधा और धरणी बंधा, ये सब उपाधियाँ जो हैं, व्याघ्र पराक्रमा, अप्रतिरथ पराक्रमा, ये सारी उपाधियाँ किसकी हैं, तो ये सारी उपाधियाँ समुद्रगुप्त की हैं। समुद्रगुप्त की ये सारी उपाधियाँ हैं, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। इसमें से जो महत्वपूर्ण है उन पर हमने गोला लगा दिया है, आप उन सभी को
ये जो महत्वपूर्ण हैं इन पर मैंने चिन्हित कर दिया है, आप इनको अलग से लिख लीजिए और विशेष रूप से इनको याद कर लीजिए। ठीक है, कविराज की उपाधि किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्र प्रकाश की उपाधि किसे है? समुद्रगुप्त को। धर्म प्राचीर बंद समुद्रगुप्त, धरणीबंधा समुद्रगुप्त। तो इस तरीके से आप सारी उपाधियों को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त के कितने, देखिए समुद्रगुप्त के बाद अगले शासक कौन है? समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए थे, जिसमें से पहले का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्हें ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये 2 पुत्र हो गए हैं किसके? समुद्रगुप्त के। इसके बाद जो अगला प्रश्न बनेगा, इसके बाद रामगुप्त के प्रमुख साहित्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद जो है अगला शासक रामगुप्त को बनाया गया था और उसके शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कवि हुए थे, लेखक हुए थे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी और ये रचनाएं आपको परीक्षाओं में अक्सर देखने को आपको मिल जाएंगी और ये महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप यहाँ पर ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। ये विशाखदत्त की रचना है। विशाखदत्त द्वारा कौन सी रचना? देवी चंद्रगुप्तम की रचना रामगुप्त के समय पर की गई थी। बाणभट्ट के द्वारा रचित किताब कौन सी है? हर्षचरित। भोज के द्वारा रचित किताब है श्रृंगार प्रकाश। शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई किताब है हर्षचरित की टीका। और राजशेखर से की जो किताब है वह है काव्य मीमांसा। तो ये जो 5 यहाँ पर किताबों के नाम, आपको रचनाओं के नाम दिए गए हैं, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको किताब का नाम दे दिया जाता है और इसके रचनाकार का नाम आपसे, लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो प्रमुख साहित्य हैं किसके समय पर हैं? रामगुप्त के समय पर। और रामगुप्त जो थे समुद्रगुप्त के ही ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र थे। ठीक है, तो ये सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कहीं अलग से कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ग्रुप में बड़ी आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं यदि आपने पढ़ रखा है। और यदि पढ़ा है तो इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वह किस हिसाब से है। क्या आप पर ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, क्या आपसे ये प्रश्न बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो आप कृपया इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा में आने की संभावना बहुत है। गुप्तकाल एक महत्वपूर्ण काल है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न रहेगा उस पर देखते हैं। तो इसके बाद है 20वां प्रश्न कि रामगुप्त के बाद कौन गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठा था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये रामगुप्त के ही भाई थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यहाँ पर कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद इसको कर लीजिए। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था। जैसे कि हम पहले अभी बता चुके हैं कि समुद्रगुप्त के ही 2 पुत्र थे, जिनमें से जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था रामगुप्त और जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। और उन्हें ही विक्रमादित्य की उपाधि से क्या किया गया था? नामित और सम्मानित किया गया था। विक्रमादित्य की उपाधि से उन्हें माना गया था। अब देखिए चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की इनकी जो उपाधियाँ हैं, उनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन कौन सी यहाँ पर उपाधियां हैं? तो देखिए आप उन्हें देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत, महाराजाधीराजाश्री, भट्टारक, विक्रमादित्य, ये सारी उपाधियां ही चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हैं उनकी ये सारी उपाधियां हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें जो विक्रमादित्य की उपाधि है इससे कई बार इसको पूछा जा चुका है। देवगुप्त की उपाधि जो है, देवराज की उपाधि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद भट्टारक की उपाधि, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि पेपर का लेवल कितना ही कठिन क्यों ना हो जाए, आपसे प्रश्न संभवतः बनना चाहिए। यही हमारी जो है कोशिश है कि आपसे जो मैं भी जिस टॉपिक पर भी मैं वन लाइनर प्रश्न बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कठिन लेवल के प्रश्न हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे उससे जो संबंधित प्रश्न हैं आपसे छूटे ना, गलतियां आपसे ना हो। इसके बाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक और महत्वपूर्ण देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, ये आपने अभी ऊपर पढ़ लिया है। अब उन्हें क्यों विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की थी? तो जब शक आए थे, शकों के उन्मूलन के बाद ही उन्होंने
इसकी उपाधि धारण की थी। शक जो आए थे उनको हराया था। शकों के जो प्रमुख शासक थे उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। शकों में कौन था शासक? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था तो हराने के बाद उन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि क्या कर ली थी? धारण कर ली थी। तभी से उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्हें ही विक्रमादित्य कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो संस्थापक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं ये संस्थापक नहीं है, ये समुद्रगुप्त के छोटे लड़के हैं। ठीक है, इनके बड़े जो भाई हैं वह रामगुप्त थे। ठीक है, तो इनको आप बड़ी क्लियरिटी से पढ़ते चलिएगा और अच्छे से इनको याद करते चलिएगा। वीडियो आप 1-2 बार देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए उसको से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसके दरबार में 9 विद्वानों की एक परिषद थी या उसके जो दरबार में 9 रत्न थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न कई प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न यानी 9 विद्वानों की एक परिषद थी या 9 रत्नों को रखा जाता था? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ 35 से 40 प्रश्न इसमें रहेंगे और सभी प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको ज़रूर परीक्षा में उसमें फ़ायदा आपका होने वाला है, क्योंकि अगस्त माह में आपकी परीक्षा होने वाली है और सामाजिक विषय के जितने भी बच्चे हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा सकूं। इसके बाद जो नवरत्न थे उनमें से देखिए कौन कौन से नवरत्न थे उसके बारे में भी हम यहाँ फटाफट को बता देते हैं। तो पहले जो रत्न थे वह थे कालिदास। आप सभी ने इनके बारे में सुन रखा है, इनकी रचनाएँ बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछी जाती हैं। कालिदास के बाद जो अगले रचनाकार हैं वह है बराहमिहिर नवरत्न में। इसके बाद धन्वंतरी, इसके बाद बेताल भट्ट और इसके बाद हैं घटकर पर, अमर सिंह, वररुचि, छपड़क और शंकु। ये जो हैं ये नवरत्न हैं यानी 9 रत्न। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बराहमिहिर, कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, घटकर पर, अमर सिंह, वररुचि, छपड़क और शंकु। तो इसको आप 1-2 बार पढ़िएगा। हमारे साथ इस समय आपने 2 बार पढ़ लिया, 1-2 बार आप और पढ़िएगा, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। कई बार जब पेपर अच्छा बनता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है। तो इसमें से ऑप्शन आपको दिया जाएगा और आपने अगर उनको पढ़ रखा है, एक नज़र भी आपने उस पर बना रखी है, तो आप फटाक से उसका आंसर लगा सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर संबंधित भी वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद है गुप्तकालीन जो सिक्के थे उनमें स्वर्ण के जो सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था, उन्हें ही निस्क भी कहा जाता था। या अगर ऑप्शन में दिनार नहीं है और निस्क है तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार या निस्क कहा जाता था और जो चांदी के जो सिक्के होते थे उन्हें रूपक यहाँ पर कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। महरौली का जो स्तंभ है वह किस शासक से संबंधित है? तो महरौली का जो स्तंभ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। महरौली का स्तंभ लेख कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है कि महरौली का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो महरौली का जो स्तंभ लेख है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। और चीनी यात्री फाहियान, इसके अलावा हम एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री जो फाहियान है वह भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर ही आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही वह भारत में आया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर कौन सा यात्री फाहियान कब आया था? फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर आया था। इसके बाद किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे? तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी करने वाले थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने प्रथम ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अभिलेख क्या किए थे? जारी किए थे। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे। इसके अलावा कितने अभिलेख उन्होंने जारी किए थे? तो अब तक 18 अभिलेख उनके प्राप्त हो चुके हैं, यानी 18 सबसे ज़्यादा अभिलेखों का जो रिकॉर्ड है
वह कुमारगुप्त के नाम पर है। कुमारगुप्त ने ही सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी किए थे। अभी तक उनके 18 अभिलेख उनके क्या हुए, प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह भी कुमारगुप्त ने ही कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। इसके बाद है जो है अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा हूण आक्रमण किस गुप्त शासक के समय पर हुए थे? तो सबसे ज़्यादा जो हूण के आक्रमण हुए थे, हूणों के आक्रमण वह हुए थे स्कंदगुप्त के समय पर। वह किसके समय पर हुए थे? स्कंदगुप्त के समय पर हुए थे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और हूणों का जो पहला आक्रमण था वह भी स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हूणों का जो प्रथम आक्रमण है किसके समय हुआ था? तो हूणों का जो प्रथम आक्रमण है वह स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक दो बार वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। तो हूणों का आक्रमण सबसे ज़्यादा किसके समय में हुआ? तो हूणों का सबसे ज़्यादा आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। हूणों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? तो वह भी स्कंदगुप्त के ही समय में हुआ था। यानी स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों ने आक्रमण अपना किया था, प्रारंभ किया था। इसके बाद है, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे पुष्पगुप्त वैश्य। पुष्पगुप्त वैश्य ने ही जो है इसका निर्माण यहाँ पर कराया था। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र राज्य के जो राज्यपाल थे पुष्पगुप्त वैश्य, उन्होंने ही सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण कराया था। इसके बाद है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अंतिम गुप्त शासक था जिसने हिमालय से नर्मदा तक है, देखिए हिमालय से नर्मदा नदी और मालवा से बंगाल तक के भूभाग पर शासन किया था? तो उसका नाम था बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण शासक है तो वह है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त ने ही ऐसा शासक था जिसने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन किया था, हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक। ऊपर से देखिए, ऊपर उत्तर से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और उधर मालवा से लेकर बंगाल तक इसने जो है शासन किया था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था, शक्तिशाली शासक जो पैदा हुआ था, तो वह हुआ था बुद्धगुप्त बाद में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो तीसरा प्रश्न है कि गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त राजवंश का जो अंतिम शासक था वह विष्णुगुप्त था। और विष्णुगुप्त की जो उपाधि थी, विष्णुगुप्त को चंद्रादित्य भी कहा गया। विष्णुगुप्त को क्या कहा? चंद्रादित्य भी कहा गया। तो गुप्त राजवंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, गुप्त काल की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी थी? गुप्त वंश की जो राष्ट्रीय मुद्रा थी वह दिनार थी, पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद किस काल में सर्वाधिक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण किया गया था? सर्वाधिक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण किया गया था तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया गया था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण जो है वह किया गया था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। मुख्य रूप से वैसे सभी की जाती थी, लेकिन प्रमुखता बौद्ध धर्म को उसमें प्रमुखता दी जाती थी। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से याद करते चलिएगा, वर्ग 2 के लिए एकदम से रामबाण साबित होने वाला है। तो आप इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और पूरे प्रश्नों को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, उनको हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले 34वां जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ, अजंता पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता पहाड़ी में 29 पूरी गुफाएं हैं। उनमें से कौन कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन हैं? तो 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं यह गुप्तकालीन गुफाएं हैं। बाकी का पहाड़ी कहाँ है? धार मध्य प्रदेश में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अजंता पहाड़ी में 29 गुफाएं हैं और उनमें से जो गुप्तकालीन है और कौन कौन सी हैं? 16, 17 और 19। इसके अलावा बाकी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? धार। और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न जो हैं वो याद हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये वर्ग 2 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक विषय के जितने भी बच्चे हैं इसको देखिएगा, आपको और कहीं अलग से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुप्तकाल से प्रश्न जो आएगा वह आपसे बन जाएगा। इसके बाद हम और देखेंगे आगे। इसके बाद ये पूरे प्रश्न यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण हैं और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
क्योंकि हम मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वह आपको पसंद आ रहा है, तो उससे हमें आगे वीडियो बनाने की और अच्छे कंटेंट लगातार लाने की प्रेरणा मिलती है। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं वह आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जल्द ही हम अगले टॉपिक पर, गुप्तकाल के बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा, जैसा कि हमने एक वीडियो में अपने बताया था पूरे सिलेबस के बारे में, उसी के अनुसार हम अगला जो टॉपिक होगा उसकी एक महत्वपूर्ण वन लाइनर जी के आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिएगा।